एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल, जिनको हम इस यूनिवर्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मानते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनको हम सिंपल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनके पास कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसी कारण इनको जीरो डायमेंशनल पॉइंट माना जाता है, जो कि जीरो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जैसे कि क्वार्क्स, ग्लूऑन्स, लेप्टॉन्स, जिन पर हमारी आज की मॉडर्न साइंस रिलाई करती है, क्योंकि इनके कई सारे प्रेडिक्शन का एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है। हालांकि हम इन सारे पार्टिकल्स को अभी भी सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं मान सकते। हम इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके फर्दर डिवीजन की पॉसिबिलिटी को हम इनकार नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए, इलेक्ट्रॉन को पहले एलिमेंट्री पार्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता था, पर बाद में हमारा ये बिलीफ ब्रेक हो गया। हालांकि अगर स्टैंडर्ड मॉडल की बात की जाए तो स्टैंडर्ड मॉडल कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स के पीछे का कारण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मास कहाँ से आए। पर हमने जो यहाँ पर एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स को इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम शॉर्ट में EPP बोलते हैं, वो असल में कोई पॉइंट पार्टिकल नहीं है, जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में बाकी के पार्टिकल्स हैं। इसके पास पॉजिटिव मास होता है और इसका खुद का एक इंटरनल कॉस्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स हैं, और इन एनर्जी फील्ड का प्लेसमेंट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आज हम एक वीडियो सीरीज़ की स्टार्टिंग करने वाले हैं, जिसका टाइटल है एवोल्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल, जिसमें आपको यूनिवर्स के कुछ अननोन आंसर्स का जवाब का विजुलाइजेशन मिलेगा। साथ ही साथ इस फिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल यूनिवर्स को देखने का एक नया नज़रिया मिलेगा। स्टार्टिंग में आपको इंसानों की सबसे एडवांस थ्योरी, द यूनिवर्स थ्योरी का ग्लिम्स मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्स के डिफरेंट लेवल्स के एक्टिवेशन को एक्सप्लेन करती है, जिसमें इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल लेवल्स इंक्लूडेड हैं। इसमें सबसे पहले हम एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल के स्ट्रक्चर और एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। इसको बेसिकली हम एलिमेंट्री बायोलॉजिकल पार्टिकल, जिसको हम सेल बोलते हैं, उसके रेफरेंस से इसको एनालाइज करेंगे। एंड इसके बाद हम इनके इंग्रेडिएंट को एनालाइज करेंगे, जिनसे 4 फील्ड्स का क्रिएशन हुआ है, जिनका नाम है विजिबिलिटी, फोर्सिबिलिटी, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है, फुलनेस फील्ड एंड फाइनली हॉलोनेस फील्ड। इन सारी फील्ड्स के अंदर कुछ अननोन कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस हैं, और ये फील्ड्स हर एक कॉस्मोलॉजिकल एंड फिजिकल एंटिटीज़ को इंट्रोड्यूस करती है, और सभी प्रकार के फिजिकल एक्टिवेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। एंड फाइनली इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन एंड रिपल्सन के एवोल्यूशन को जानेंगे। एंड ये पूरी जर्नी हमारे लिए काफ़ी मिस्टीरियस होने वाली है, क्योंकि इस जर्नी के एप्लीकेशन में हम कई सारे क्वांटम मिस्ट्रीज़ को सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ 4 फंडामेंटल फोर्सेस को भी यूनाइट करने की कोशिश करेंगे, एंड स्ट्रिंग थ्योरी को भी हल्का सा एनालाइज करेंगे। अब इन सब के बियॉन्ड सबसे पहले हम एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल की मीनिंग को समझते हैं। सबसे आसान शब्दों में EPP फिजिकल वर्ल्ड के सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल बिल्डिंग ब्लॉक हैं। EPP के पास सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बट इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस होता है फिजिकल सब्सटेंस की बजाय। आप इसको एक बायोलॉजिकल सेल की एनालॉजी से समझ सकते हो। जब कोई सिंगल सेल ब्रेक हो जाता है तो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कंसीडर्ड नहीं किया जा सकता, जबकि उसकी फिजिकल लाइफ बनी हुई होती है। उसी तरह अगर किसी फिजिकल पार्टिकल को ब्रेक किया जाए तो उसको फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, पर उसकी कॉस्मोलॉजिकल लाइफ, मतलब उस पार्टिकल की एनर्जी और रॉ मटेरियल सेम बना हुआ रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि मैटर अल्टीमेटली एनर्जी से बना हुआ होता है। दूसरे शब्दों में फिजिकल मैटर एनर्जी फील्ड के एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को कहते हैं। इसी तरह एक बायोलॉजिकल प्लांट फिजिकल मॉलिक्यूल के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से बना हुआ होता है, और इन फिजिकल मॉलिक्यूल्स को हम DNA बोलते हैं। अगर इसको एनिमल की एनालॉजी से कंपेयर किया जाए तो उनके अंदर बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। ह्यूमंस की बात की जाए, जो कि एक इंटेलेक्चुअल लाइफ फॉर्म है, उनके अंदर साइकोलॉजिकल इमोशन का एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है। मतलब ये है कि सारी हायर वर्ल्ड की एंटिटीज़ किसी लोअर वर्ल्ड के रॉ मटेरियल के सिस्टमैटिक अरेंजमेंट से बनी होती है। इसी तरह सारे हायर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड को एज अ इंटरेक्शन टूल यूज़ में लेते हैं।
जैसे कि हमारे ह्यूमन का एक सेल हायर वर्ल्ड की एंटिटी है, पर उसके अंदर के इंग्रेडिएंट जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सब लोअर वर्ल्ड की एंटिटी है और इनकी वर्किंग और इंटरेक्शन से ही हायर वर्ल्ड की एंटिटीज डिफाइन होती हैं, जो कि एक फिजिकल एंटिटी है। तो सारी फिजिकल एंटिटीज एक कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस से इंटरेक्ट करती है, बायोलॉजिकल एंटिटीज फिजिकल मैटर से इंटरेक्ट करती है, साइकोलॉजिकल एंटिटीज बायोलॉजिकल सेंसिंग से इंटरेक्ट करती है और इंटेलेक्चुअल एंटिटीज साइकोलॉजिकल इमोशन से इंटरेक्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए मास को क्वांटम की तरह डिफाइन किया जाता है कॉस्मोलॉजिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर इसको मास कहा जाता है, बायोलॉजिकल लेवल पर लिविंगनेस कहा जाता है और साइकोलॉजिकल लेवल पर सेंटिमेंट कहा जाता है एंड इंटेलेक्चुअल लेवल पर नॉलेज कहा जाता है। पर इन सारे लेवल्स पर कोई भी एंटिटी लोअर वर्ल्ड के सब्सटेंस को डाइजेस्ट करके मास को गेन करती है। फिजिकल एंटिटी कॉस्मोलॉजिकल वर्ल्ड के एनर्जी फील्ड का यूज़ करके मास को गेन करती है, बायोलॉजिकल एंटिटी फिजिकल न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके मास को गेन करती है। तो यानी कि आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टी लेवल यूनिवर्स में एक यूनिटैरिटी मौजूद है। तो अब तक आप लोगों ने इस वीडियो में कई बार फिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल एंटिटीज़ का नेम सुना होगा, बट अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। तो हमारी आज की मॉडर्न साइंस कॉस्मोलॉजिकल एंड फिजिकल एंटिटी को एक ही समझती है, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू, पर सच्चाई तो कुछ और ही है। हो सकता है कि कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी फिजिकल एंटिटी के फंडामेंटल्स हों, पर ये फिजिकल साइंस के लॉज को फॉलो नहीं करती हो। इसको हम कुछ पॉइंट से समझेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्वांटम मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें फोटोन ट्रांसफ़र होता है एक फिजिकल एंटिटी से दूसरी फिजिकल एंटिटी में। तो जो फोटोन ट्रांसफ़र हुआ वो एक कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी है, जहाँ पर अगर फोटोन की बात की जाए तो फोटोन ना ही डिस्टेंस को एक्सपीरियंस करता है ना ही टाइम को एक्सपीरियंस करता है अपने इमिशन और एब्जॉर्प्शन के बीच। दूसरे शब्दों में कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस को हम हमारे द्वारा बनाए गए फिजिकल पैरामीटर से डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये फिजिकल पैरामीटर्स क्या हैं जिनको हमने अपने समझने के लिए बनाया, जैसे कि डिस्टेंस और फिजिकल टाइम। पर असल में ये टाइम और डिस्टेंस के कंसेप्ट शायद कॉस्मोलॉजिकल लेवल पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हों। फोटोन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका कब जन्म हुआ और उसका कब एब्जॉर्प्शन हुआ। हमने अपने कन्वेंशन के लिए फिजिकल एंटिटीज़ का इंट्रोडक्शन किया है और इससे हम कॉस्मोलॉजिकल चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम काफ़ी लंबे अरसे से नाकाम हुए हैं। क्वांटम मैकेनिक्स भी कहती है कि फोटोन पार्टिकल और वेव लाइक बिहेवियर को शो करता है, पर इन दोनों वेव और पार्टिकल को हम साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मोरओवर एक पार्टिकल एक पर्टिकुलर समय में इनफाइनाइटली मैनी प्लेसेस पर मौजूद हो सकता है। अब यहाँ पर फिजिकल पार्टिकल्स के पैरामीटर जैसे कि शेप, प्लेस, मोशन, रेफरेंस फ्रेम, टाइम, डिस्टेंस फोटॉन्स के बिहेवियर से डिफरेंट है, क्योंकि आप फोटोन को एक फिजिकल पार्टिकल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते और इस केस में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अनसर्टेन नहीं रहेगा अगर आप फोटोन को एक कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस की तरह ट्रीट करो। दूसरे शब्दों में फिजिकल पार्टिकल्स के पास उनकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए एनर्जी होनी चाहिए, पर फिजिकल पार्टिकल्स और एनर्जी एक डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। किसी प्लांट के पास बायोलॉजिकल लाइफ होती है, पर उस बायोलॉजिकल लाइफ को बनाने वाले फिजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिमिलरली मैटर फिजिकल पार्टिकल है, पर उसके कंस्टिट्यूएंट एनर्जी फील्ड एक कॉस्मोलॉजिकल एंटिटी है। फिजिकल मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि स्पेस टाइम को बेंड करता है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी, पर यहाँ पर एनर्जी इस काम को करने का रॉ मटेरियल है। किसी फिजिकल क्वांटिटी के रेफरेंस फ्रेम को हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, पर एनर्जी को हम स्पेशियल कोऑर्डिनेट से स्पेसिफाई नहीं कर सकते। कोई फिजिकल मास इंक्रीज हो सकता है अपनी एक्वायरिंग एनर्जी को इंक्रीज करके, जैसे कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन में बताया गया है, पर यह केस फोटोन के साथ नहीं है। क्वांटम एंटेंगलमेंट को डिस्कस करते वक्त हमने ये पाया कि इंटेंगल्ड पार्टिकल का पेयर जिसके पास 0 टोटल स्पिन होता है, तो अगर हम उन दोनों पार्टिकल्स को काफ़ी वाइड डिस्टेंस पर सेपरेट कर दें तो जो डेटा एक पार्टिकल में ऐड किया जाता है ऑटोमेटिकली वो न्यू डेटा सेकंड पार्टिकल के पास पहुंच जाता है, भले ही वो दूसरा पार्टिकल स्पेस में कहीं पर भी मौजूद हो। अब अगर हम इसको फिजिकल डिस्टेंस से देखें तो हमको ये एक स्पूकी एक्शन लग सकता है, जैसा कि आइंस्टीन को लगा था, पर हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन फिजिकल स्पेस में नहीं बल्कि कॉस्मोलॉजिकल स्पेस में ट्रैवल कर रही हो, जहाँ पर फिजिकल डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता।
तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी नॉलेज कॉस्मोलॉजी के बारे में काफ़ी लिमिटेड है। अब ये सारे व्यूज़ एक्सपेरिमेंट से इमर्ज हुए हैं जो कि कई सारे फिलोसफर्स ने क्रिएट किए हैं। इन सारे पॉइंट से आप ये समझ सकते हो कि फिजिकल कॉस्मोलॉजिकल एंटिटीज यूनिवर्स के डिफरेंट लेवल्स पर अप्लाई होती हैं। चलिए अब हम एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल के एवोल्यूशन की बात करते हैं, जिसके लिए हमको यूनिवर्स का एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल बॉडी का ओरिजिनेशन और फिजिकल बॉडी के एवोल्यूशन को जानना होगा। तो यूनिवर्स का एवोल्यूशन लोअर से हायर वर्ल्ड में हुआ है, जिसका सीक्वेंस है कॉस्मोलॉजिकल से फिजिकल, फिजिकल से बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल से साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल से इंटेलेक्चुअल। तो बायोलॉजिकल बॉडीज का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सब हमारे लिए नोन फैक्ट है। तो बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के इवॉल्व होने से पहले हमारी दुनिया केवल फिजिकल मासेस से बनी हुई थी, जहाँ पर बायोलॉजिकल मास, बायोलॉजिकल स्पेस और बायोलॉजिकल टाइम जैसा कुछ भी नहीं था। इन फिजिकल कंपोजिशन में शामिल थे O2, CO2, हाइड्रोकार्बन और भी कई सारे नोन और अननोन मॉलिक्यूल्स। इसके बाद नेचर ने अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज किया, मल्टीप्लिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज करके इस प्रोसेस ने कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स को जन्म दिया, जिसमें स्पेसिफिक सिमेट्रिक DNA मॉलिक्यूल भी शामिल था, जिसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की ताकत थी। इसी कारण इसको एक बायोलॉजिकल सीड कहा जाता है। अब बायोलॉजिकल जर्मिनेशन कब चालू हुआ, जब इस बायोलॉजिकल लाइफ की फील्ड में इस सीड को डाला गया, जिसके बाद ग्रोथ बायोलॉजिकल एंट्रोपी से डिफाइन हुई एंड सेल्स का रैपिड मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल लाइफ फिजिकल सब्सटेंस से क्रिएट हुई। इसकी डिटेल प्रोसेस में और भी कई सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसको हमने स्किप किया है। अब हम फिजिकल बॉडी के ओरिजिनेशन की बात करते हैं। तो इनिशियली इस दुनिया में केवल कॉस्मोलॉजिकल मास मौजूद था और यहाँ पर फिजिकल टाइम, फिजिकल लेंथ, फिजिकल मास, फिजिकल स्पेस और कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज मौजूद नहीं थी। कॉस्मोलॉजिकल कंपोजिशन में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड और फोटॉन्स ही प्रेजेंट थे। अब बिल्कुल बायोलॉजिकल बॉडी के ओरिजिनेशन की तरह सेम प्रोसेस यहाँ पर भी स्टार्ट हुई। इस बार भी नेचर ने अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज किया, मल्टीप्लिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन हुआ। इस प्रोसेस से कई सारी डिफरेंट टाइप की एनर्जी फील्ड का जन्म हुआ, जिसमें स्पेसिफिक सिमेट्रिक एनर्जी फील्ड का जन्म हुआ, जो कि एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल के न्यूक्लियस में रिसाइड करती है। और भी कई सारे एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल जनरेट हुए और ये सिमेट्रिक फील्ड एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल के जेनेटिक और फिजिकल इंफॉर्मेशन को इनकोड करती है। इसी कारण स्पेसिफिक सिमेट्रिक एनर्जी फील्ड को हम फिजिकल सीड कह सकते हैं। अब इस फिजिकल सीड का जर्मिनेशन तब स्टार्ट हुआ जब हिग्स फील्ड इस सीड में एंटर की एंड हिग्स फील्ड के इंटरेक्शन के कारण जर्मिनेशन चालू हुआ और फिजिकल एग्जिस्टेंस सामने आया, जहाँ पर केवल पहले इनर्शियल मास शामिल था। अब इस फिजिकल एग्जिस्टेंस ने और भी कई सारे कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करके और भी कई सारी फिजिकल एंटिटीज़ को जन्म दिया, जहाँ पर फिजिकल स्पेस, टाइम और ग्रेविटेशनल मास भी निकलकर सामने आए। अब इस फिजिकल एंट्रोपी के गवर्नेंस में फिजिकल एंटिटी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर फिजिकल बॉडी ऑर्गन्स को डेवलप करने लगे। फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन, जो कि क्वार्क्स और ग्लूऑन से बना हुआ होता है, तो वो अपने बॉडीली मास को इनहेंस करने के लिए पेयर प्रोडक्शन करता है। मास गेन होता है गामा रेस को एब्जॉर्ब करके। इस तरह एनर्जी डायरेक्टली मास में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी मास इक्विवेलेंस लॉ से, E=mc²। तो इस तरह से फिजिकल लाइफ कॉस्मोलॉजिकल सब्सटेंस से क्रिएट हुई, जिसको आप पूरी तरह से इस इमेज में समझ सकते हो। यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि कॉस्मोलॉजिकल से फिजिकल वर्ल्ड में हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, साथ ही साथ फिजिकल वर्ल्ड से बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ। और देखा जाए तो ये दोनों प्रोसेस काफ़ी सिमिलर हैं। सबसे पहले कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज़ सिमेट्रिकल कंपोजिट जेनेटिक कोड में बदल गईं। इसके बाद इनको फिजिकल एग्जिस्टेंस हिग्स फील्ड के द्वारा मिला। इसके बाद एडिशनल सब्सटेंस से एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल्स बने एंड देन मल्टीप्लिकेशन के बाद फिजिकल बॉडी का जन्म हुआ। इसी तरह फिजिकल बॉडी के सिमेट्रिक कंपोजिशन ने जेनेटिक कोड को जन्म दिया। देन इसके बाद जर्मिनेशन के द्वारा बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस आया एंड देन एलिमेंट्री बायोलॉजिकल पार्टिकल, जिनको हम सेल बोलते हैं, उनका क्रिएशन हुआ एंड देन सेल के रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद बायोलॉजिकल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह दूसरी इमेज में आप स्पेस फैब्रिक से एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल के एवोल्यूशन को देख सकते हो, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन से लेकर
हिग्स फील्ड के इंटरेक्शन से लेकर बॉडी फॉर्मेशन तक की सारी प्रोसेसेस क्लियरली डिफाइन है। तो अब तक हमने एलिमेंट्री फिजिकल पार्टिकल की अपनी रेसिपी तैयार कर ली है। हमने ये जान लिया कि नथिंगनेस से समथिंग कैसे क्रिएट हुई। इसमें हमने एक बायोलॉजिकल बॉडी का रेफरेंस लेकर इन सब चीज़ों को सॉल्व किया है। अब अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को और भी डीप में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।